चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे समय बदलता जाएगा समय के साथ ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा, ठीक है। फिर इसी में मैंने बताया था कि भाई अगर ये डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट का मतलब, डायरेक्ट करंट क्या होता है जो अब तक पढ़ा था ना डीसी, क्या मतलब है बेटा उसका, कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम थ्रू, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये होता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, इसलिए हमने सबने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होता है, सारी चीजें, राइट। अब देखो, अब अगर मान लो अल्टरनेटिंग करंट हुआ तो हर समय पे क्या होने वाला है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ डायरेक्शन बदलती रहेगी, यस सर, तो डायरेक्शन बदलेगी तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में घूमेंगे कि एक ही जगह पे लेफ्ट राइट होते रहेंगे, एक ही जगह में लेफ्ट राइट एक ही जगह पे इधर उधर होते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या करेंगे सर्किट में, जैसे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएंगे, जब ये क्लॉकवाइज आएगा तो सारे के सारे क्लॉकवाइज मूव करने लगेंगे। मतलब क्या, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेंगे, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये आपको समझ आता है कि भाई इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन भी हर समय बदलता रहेगा, ठीक। चलो ये हमने पढ़ लिया था कल। एसी सोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सर्कल के अंदर ही साइनोसॉइडल वेव है ना, सर्कल के अंदर ये साइनोसॉइडल वेव से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो दिस इज एसी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बच्चे हमने एक चीज बताई थी कि 3 तरीके के सर्किट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव। तो अब तक जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहाँ तक आए हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, तो आपने 3 डिवाइसेस पढ़ लिए। सबसे पहला था रेजिस्टर, दूसरा था कैपेसिटर, और तीसरा क्या है, इंडक्टर। तीनों चीजें पढ़ी, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। कितने, कोई ऐसा बच्चा है जिनको इन तीनों के बारे में नहीं पता, एक बार हैंड रेज करके बताओ, कोई ऐसा है जिनको नहीं, वरुण को नहीं पता। देखो शर्माना नहीं है यार, नहीं पता तो बताएंगे ना, नहीं पता तो चीजें क्लियर कर लो, नहीं तो चीजें पाइल अप हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ कौन सा डिवाइस आपको नहीं पता इसमें से, क्या रजिस्टर पता है सबको, रेजिस्टेंस क्या होता है, यस सर, यस सर, देखो यस सर वाले तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो नो सर बोलो, नो सर, नहीं पता, ठीक है। नो सर। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो आपको ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी कुछ बच्चे नए आए हैं उनको आइडिया नहीं होगा। देखो बच्चे सॉलिड्स जो होते हैं, ध्यान से सुनना, वायर बनती है कौन से मेटल की बनती है बच्चों, बताओ वायर किस मेटल की होती है जनरली, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो गुड कॉपर या एल्यूमिनियम, मेटालिक होती है जनरली वायर, तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाँ अंशिका, तो क्या होता है, डाउट है बच्चे, अंशिका नहीं, ठीक है। देखो अब मैं डाउट ना बाद में लिया करूंगा, पहले जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ाऊंगा फिर लेंगे, तो आप हैंड रेज करके हैंड रेज रखना, अगर डाउट आ जाए तो मैं फिर आपको पूछ लूँगा, ठीक। अब देखो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स जनरली। अब बताओ मेटल्स बच्चे जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये रेड कलर के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई दीज आर द एटम्स ऑफ मेटल। ये मैंने बोला कि कॉपर वायर है और इसमें क्या है, एटम्स है बेटा। तो ऐसे ही होगा ना, क्रिस्टल लैटिस इसका ऐसा ही होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन करते हैं, तुमने पढ़ा होगा ना ये, सॉलिड्स में पढ़ा है, सॉलिड्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें ये पढ़ा है कि भाई ये 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं, ये पढ़ा है। यस सर, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, रुक जाओ सर स्क्रीन भी शो होगी, टेंशन नहीं। यार देखो बच्चों, यार है ना, एक रिक्वेस्ट मैं तुमसे कर रहा हूँ कि तुम ना इस फिजिक्स की क्लास को थोड़ा सीरियसली लेना। अभी थोड़ी हालत ना गड़बड़ चल रही है, ये इस वजह से ही है कि इंटरनेट का इशू है, ये सब है ना, ये जनरली आता नहीं है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं तुम उनसे कंफर्म कर सकते हो कि, है ना, मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो लेकिन अभी मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, तो ये थोड़ा इशू है। तो कुछ बच्चे ऐसे मत सोचना कि सर की क्लास में हमेशा ऐसा इशू है, 4-5 दिन की और दिक्कत है, फिर सब कवर अप हो जाएगा, राइट। अब देखो यार, तुमने 3 डायमेंशनल पढ़ा है,
मतलब मेरे को खुद बुरा लगता है, बट क्या करें, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बच्चे। ये हो गया। तुमने ये पढ़ा होगा कि जब तुम सॉलिड्स चैप्टर पढ़ रहे थे, तुमने ये पढ़ा होगा कि सॉलिड्स हमारे कैसे होते हैं, अमरफस एंड क्रिस्टलाइन। ये दो चीज सुने शब्द हैं। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें रेजिस्टेंस समझा रहा हूँ मैं बच्चों, फटाफट सुन लो, कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी पता है। तो ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ऐसे जुड़े रहते हैं ना अपने क्रिस्टल के अंदर एटम्स, तभी तो जाके क्या बनता है, सॉलिड बनता है। अब क्या होगा कि ये मेटेलिक है, ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इन एटम्स के साथ अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द डोमेन ऑफ द सॉलिड। जो ये वायर है ना, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऐसे। तो ड्यूरिंग दैट मोशन ये क्या करने वाले हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू कोलाइड विद द एटम्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करने वाले हैं, रेड कलर के जो एटम्स हैं इनके साथ क्या करेंगे बच्चे, कोलाइड, Collide. कोलिजन करेंगे। तो तुम्हें लगता है उस कोलिजन से क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत आएगी? यस सर। भाई Yes, कोई sir. किसी से टकरा रहा है, तुम खुद सोचो कि 1000 लोगों की भीड़ है, तुम उस भीड़ में भागना चाह रहे हो, तो तुम टकराओगे ना लोगों से। तो Yes, sir. Yes, sir. कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। अब तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लगेगी भीड़ है जब कि कम लगेगी? सर ज़्यादा। आपको भीड़ में 100 मीटर जाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो सेम बच्चा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है व्हेन दे आर इन द सॉलिड डोमेन। जैसे ये वायर था, तो इस वायर के साथ मैंने क्या किया यार, मैंने एक बैटरी जोड़ी। अब तुमने खुद बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से चलते हैं और Positive. Positive terminal. तो यहाँ पे ये एंटर करेंगे इस सॉलिड में, और फिर इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और फिर मूव करते हुए कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये होने वाला है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आए तो ये क्या करने वाले हैं, सॉलिड के साथ क्या होगा बच्चों, जब ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ये कोलाइड करेंगे ना एटम्स के साथ, ऐसे कोलिजन होगा, टकराते गिरते पड़ते हुए पहुंचेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, Yes, sir. जैसे कोलिजन होगा तो इस कोलिजन की वजह से ना हीट जनरेट होगी। और फिर से रुक गया मेरा स्क्रीन ना, यस सर, स्क्रीन में भी सर। Yes, sir. अब मामला गड़बड़ हो जाता है, मेरा खुद का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। रुको, सर शो नहीं हो रही है। कोई नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, ट्राई करते हैं इसको ना। यार एक्चुअली ना मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ वैसे, ऐसा मैं 2 डिवाइसेस से अलग अलग कनेक्ट कर रखा है, लैपटॉप अलग से, फ़ोन अलग से, बट स्टिल ऐसा ही है यार। हाँ, 2-4 दिन कर लो मैनेज, यही ऑप्शन है अभी, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो बेटा ये क्या करने वाले हैं, इनके साथ एटम्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करने वाले हैं। तो ड्यू टू दैट कोलिजन क्या होने वाला है, इनके बीच में हीट जनरेट हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी ड्यू टू द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में रेजिस्टेंस भी क्यों आ रहा है, ड्यू टू दीज कोलिजन्स बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जो कोलिजन हो रहा है इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस इन द मटेरियल। या फिर इनडायरेक्टली बोले तो दीज कोलिजन्स आर द कॉज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो। दीज कोलिजन्स आर द रीजन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो, ठीक है। और हम एक फॉर्मूला भी आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला आता है। अब जो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है इट इज द डिवाइस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, थ्रू विच करंट कैन फ्लो, एंड इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी वायर होगी ना, इट विल हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला डिवाइस है रजिस्टर, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें केवल क्या लगा होगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा होगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा होगा। और दूसरा क्या लगा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स, यानी कि कोई बैटरी लगी हो या फिर कोई एसी सोर्स ऑफ एनर्जी लगा हो। तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल एक ही रजिस्टर लगा हो
या फिर केवल रजिस्टर ही लगे हों और दूसरा एक एनर्जी का सोर्स लगाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। दूसरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो दूसरा क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव। तो इसमें लगा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है यार, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज को। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। तो आप लोगों को कैपेसिटर भी पता होगा, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जिनको आइडिया नहीं है कि व्हाट इज ए कैपेसिटर। देखो, आपने चार्ज के बारे में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, सर रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट सर करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो देखो, अगर ये है ना, दो मेटालिक प्लेट्स हैं, दो येलो कलर की दिख रही है मेटालिक प्लेट है। अब मैं इस अगर इन मेटालिक प्लेट्स को किसी बाहर से बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, किसी बैटरी से इनको कनेक्ट कर देता हूँ, तो तुम्हें पता है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से क्या स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यार यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इधर। सर। स्क्रीन पॉज होगी सर। सर अभी विजुअल भी नहीं है। और कोई नहीं रुको। हाँ, आ गई। यस सर। टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स चले और फिर क्या हुआ, फिर ये कहाँ पे जाके रुक गए, ये देखो, ये जो प्लेट थी ना यहाँ पे आ गए। अब इन प्लेट्स के बीच में क्या है, हवा है। इन प्लेट्स के बीच में ना जो खाली रीजन है ना, उसमें क्या है कि एयर है, उसमें खाली जगह है, इसमें कुछ है नहीं। तो क्या ये फ्लो कर पाएंगे, नहीं फ्लो कर पाएंगे, खाली ये क्या करेंगे, रुक जाएंगे उस प्लेट पे जाके। और राइट साइड से क्या होगा, राइट साइड से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ कि ये ऐसा डिवाइस था कैपेसिटर, जिसने क्या कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर लिया। चार्ज कहाँ से आया, बैटरी से, और स्टोर किसने कर लिया, कैपेसिटर में। कैपेसिटर। तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है भाई, यहाँ से जो इस प्लेट पे, ये राइट साइड वाली जो लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट है ना, इस प्लेट पे इक्वल चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से निकल कर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में चले गए, है ना। तो नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो गया पॉजिटिव टर्मिनल पे, और बाकी क्या बच गया, नेट पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो ऐसा आपको दिखेगा। तो दिस इज अ डिवाइस जो कुछ नहीं होता, केवल मेटेलिक प्लेट्स अगर पैरेलली रख दोगे ना तो कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है। और आइडियली तो अगर आप देखो तो हर एक मटेरियल कैपेसिटर के जैसे बिहेव कर सकता है, वो थोड़ा बाद में बताएंगे। क्वेश्चन अगर इस तरीके का हम करेंगे तो बता दूंगा आपको। इवन वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज कैपेसिटर्स। ठीक है, जब पानी की बूंदें गिर रही होती है ना बारिश में, दे ऑल्सो एक्ट एज कैपेसिटर्स। तो वो सब चीज़ें आपको समझ आएगी। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गए, तो क्या हुआ कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया आपका। तो अगर आपका सर्किट में केवल एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल या फिर बैटरी जुड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और थर्ड थिंग है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना, प्योरली इंडक्टिव। तो इंडक्टर क्या होता है, एक वायर उठाओ, उसको स्पाइरल के फॉर्म में लपेटते चले जाओ, तो आपका एक कॉइल बन जाएगी विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका फायदा क्या होगा, आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट होता है या चार्ज मूव करता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो जब ये कॉइल के थ्रू मूव करेगा तो वो जो इफेक्ट है वो मैग्नीफाई हो जाएगा ना, वो मोर डोमिनेंट हो जाएगा। तो ज़्यादा चार्ज मूव करेगा, नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न से मूव करेगा, तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज अ डिवाइस इंडक्टर, जो स्पाइरल की फॉर्म में, सोलिनोइडल फॉर्म में रैप्ड है। ये क्या करने वाला है, दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ऐसा सर्किट है जिसमें केवल एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है और साथ में एक बैटरी जुड़ी है, उसको क्या बोला, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो हमारा एसी का जो चैप्टर है बच्चे, ये रिवॉल्व करेगा, सबसे पहला इसमें टॉपिक आएगा कि एसी सोर्स, है ना, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है। तो आप सबको ये तो पता चल गया कि कल की क्लास में कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। दूसरा आएगा कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है, और फिर तीसरा आएगा ये तीनों सर्किट, इन तीनों सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे, प्योरली कैपेसिटिव का, प्योरली रेजिस्टिव का और प्योरली इंडक्टिव का। तो इन तीनों सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पूरा चैप्टर इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो अब आप बताओ, सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। यस यस सर। इसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहेगी, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहेगी। और सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक सोर्स हम पढ़ चुके हैं, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर याद है तुम्हें,
EMI चैप्टर। Yes, sir. AC जनरेटर क्या था? AC जनरेटर में कॉइल थी ना, एक परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रोटेट कर रही है बच्चों, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक EMF जनरेट हो रहा था। फॉर्मूला बताओ मुझे, पिछले चैप्टर के कुछ फॉर्मूला बताओ। फाई का फॉर्मूला क्या था? NAB साइन थीटा। Cos theta. बस हो गया। कोस का साइन कर दिया, किसने किया? कौन है बदतमीज बंदा है? अरे तो रिवाइज करा करो बच्चों, ठीक है। तो कोस थीटा, ये मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था कि जब भी आपका ना मैग्नीट्यूड, जब भी इंटेंसिटीज वेरी करेंगे बेटा, देखो सिंपल सा बता रहा हूँ, फिजिक्स में जब भी इंटेंसिटीज वेरी करेंगी वहां पे कोस थीटा आएगा। सिंपल। जब भी फॉर्म फैक्टर होगा ना कि भाई किस तरीके से अलाइंड है एरिया, किस तरीके से अलाइंड है, कोस थीटा आएगा। सिंपल बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब NAB कोस थीटा। उसके बाद EMF का फॉर्मूला क्या था? -d∅/dt, dt. है ना। हमें क्या बोलता है, फैराडेज लॉ बोलता है कि भाई एप्सिलॉन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव साइन। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दोनों मिला के अब ये सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी ऑडिबल है। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, रुक जाओ। हाँ, तो अब देखो, तो यार आप क्या है, ये चीजें हैं। अच्छा, फिर देखो d∅/dt हमने देख लिया था कि भाई फ्लक्स चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस होगा, और यही कंसेप्ट कहाँ यूज हुआ था? AC जनरेटर में। AC जनरेटर का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? याद है तो? व्हाट वाज द EMF? E is equal to E naught E is equal to A naught sin theta, sin omega t. E naught sin T। और E naught क्या आया था बच्चे? यहाँ पे E naught क्या था? E naught is equal to NAB 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 ओमेगा। अरे NAB ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू थी ना, मैक्सिमम फ्लक्स की वजह से आ रहा है। तो क्या था मैक्सिमम फ्लक्स? क्या हो सकता है? 5 मैक्स क्या होता है बच्चों? देखो तुम खुद ही बताओ उस फॉर्मूला से। NAB होगा ना 5 मैक्स, तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। यस Yes, प्लस sir. अगर मैं d∅/dt तो क्या करने वाले बच्चे? देखो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट, तो ओनली वेरिएबल क्वांटिटी वाज d∅/dt। cos थीटा का आपने क्या लिखा? sin थीटा। cos का डिफरेंशिएशन लिख दिया sin माइनस sin, और लेकिन माइनस जो आया ना वो क्या हुआ? देखो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ चीज क्या था यार। 5 मैक्स निकाल लिया था ना, अब हम एप्सिलॉन निकालते हैं। क्या होता है? -d∅/dt। अब इसको करोगे तो माइनस ऑफ d/dt ऑफ NAB cos थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है -d∅/dt करा तो NAB, ये तीनों चीज कांस्टेंट रहेगी। NAB कांस्टेंट रहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट। तो ये चीज हमारे क्या मैं ऑडियो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर वॉइस कट रही है। सर नहीं आ रही आपकी। am I audible now? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो प्लीज शो मी। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, राइट। खाली चीज जो बच गई वो क्या बचा? कोस थीटा वेरी कर रहा था वहां पे जनरेटर में, थीटा ही तो वेरी कर रहा था, कॉइल रोटेट कर रही थी। तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा आ गया था, और फिर Screen डी reduced. थीटा। सर आपकी स्क्रीन शो सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर हो गई अब। ठीक है रुको। सर अब स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। सर अब हो रही है।
ठीक है। तो इसमें देखो माइनस साइन थीटा आया डिफरेंशिएशन और डी थीटा बाई डी टी बच गया। तो माइनस साइन का क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको आप करोगे एन ए बी साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है बच्चे, ओमेगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू करूँगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में, है ना। तो फिर एन ए बी ओमेगा। तो यहाँ पे मेरा जो आया था ई नोट वो एन ए बी ओमेगा आया था, और बाकी ये था क्या जनरेटर के लिए कि भाई किसी पर्टिकुलर थीटा पे क्या होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा क्या था, एसी सोर्स ऑफ एनर्जी था, एसी सोर्स ऑफ वो था ईएमएफ। तो एसी सोर्स का मतलब क्या है कि उस समय उसमें हर टाइम क्या हो रहा है, ईएमएफ की वैल्यू बदलती जा रही है। तो ईएमएफ बदलेगा तो क्या होगा, आप बात करेंगे। देखो ऐसा सोर्स जिसका ईएमएफ हर समय बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसी चीज को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जोड़ के दिखाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट एसी करंट ये आपको समझ आ गया है, नोट्स में शेयर करूंगा, उसमें से एक्स्ट्रा स्लाइड्स हट जाएंगी। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट आपको समझ आएगा भी इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी जोड़ देंगे इस पे डीसी पे। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको। देखो सर्किट ड्रॉ करते हैं बेटा। पहले सर तो आपकी सबसे पहले स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख तो रही है बट थोड़ा डिले आ रही है। सर अब आई। सर अब स्क्रीन शो नहीं होती आपकी। हाँ कोई नहीं, पूछो। तुम यार बच्चे अच्छे हो ना, इतनी देर में भी परेशान तो हो जाते हो तुम लोग भी कि सर क्या कर रहे हो यार ये। नो सर। नो सर। तो अच्छे हो ना तुम, इसलिए तो बोल रहे हो नो सर। अरे Yes, रुको sir. रुको, क्या हो, सर जस्ट लीव द कॉल। हाँ ये सही है। हाँ अभी गड़बड़ हो जाती, कॉल ही एंड हो जाता, अभी गड़बड़ हो गई थी। हाँ तो यही तुम बोल रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, इसलिए बोल रहे हो कि ठीक है सर, 1-2 दिन का इशू है तो हो जाएगा। हाँ रीज्वाइन तो कर ही रहा हूँ यार मैं, वही तो कर रहा हूँ वहाँ पे। मुझे सब टेक्निक आती है, गूगल की सारी टेक्निक पता है मुझे, बस यहाँ पे ना इंटरनेट ही बेकार है यार, इंटरनेट का इशू। और वो भी इसलिए हो जाता है, देखो दिन भर बढ़िया चलता है, दिन भर अगर मैं मीटिंग वगैरह करता हूँ तो बढ़िया चलती है। ये शाम को सब यूट्यूब की लत वाले लोग हैं ना, इंस्टा यूट्यूब चेपने वाले लोग, वो सब लेके बैठ जाते हैं इंटरनेट को, मोबाइल डेटा पे है सारा, तो ये दिक्कत है। अब मैं थोड़ा गांव में हूँ, दिक्कत ये आ रही है यार कि यहाँ पे ना उतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है नहीं। तुम भी इंस्टा चलाते होगे जम के? कौन कौन है जो इंस्टा वाले हैं? नो सर। अरे झूठ मत बोलो यार, सब दुनिया चला रही है इंस्टा। Sir, नहीं चलाते sir. तो बड़ी अच्छी बात है, सर अलाउड ही नहीं है। तुम तो Sir, देव घर वाले मार डालेंगे. तुम तो देव मानुस हो यार फिर। अगर इंस्टा नहीं चला रहे तो देवता हो तुम। इंस्टा ना इतना खतरनाक मैनिपुलेट करता है आपको, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि तुम कब गायब हो गए ना, तुम बदल जाओगे एकदम से इंस्टा चला चला के, और तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि वो पल कब गया जिस समय ये बदलाव आ गया। बढ़िया है, बचे हुए हो, अच्छी बात है। चलो अब कर रहे बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अप्लाइड टू एसी सोर्स एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले एसी सोर्स को ड्रॉ करते हैं। एसी सोर्स कैसे होगा, एक ऐसे सर्कल, फिर से डिले हो रहा है, एसी सोर्स और उसके बीच में साइनोसॉइडल ऐसे। ठीक है, तो दिस इज अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है,
इसके साथ हम जोड़ेंगे एक रजिस्टर को, क्योंकि प्योर सर्किट है तो खाली एक रजिस्टर जुड़ा होगा और बाकी हम तार जोड़ देंगे, ठीक है, वायर्स जोड़ दिया, ठीक है, वायर जुड़ गई, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि ये वही है जो मैंने आपको ऊपर ड्रॉ करके बताया था ना कि डायरेक्शन हमेशा करंट का चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन हमेशा करंट का चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ मोशन भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारा एसी सोर्स है। अब इसमें बात क्या करनी है, अब हमें बात ये करनी है कि इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो एसी सोर्स की इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरी इक्वेशन होगी, ठीक है। ड्यू टू दिस ईएमएफ कुछ करंट भी आएगा सर्किट में, उसका डायरेक्शन चलो डिफाइन नहीं है, बट मैं एक बार को मान लेता हूँ कि एक एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसे होगा, मान लो, ठीक है। तो इसका करंट का इक्वेशन क्या आने वाला है, करंट आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, और आर इसका जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा। अभी ज्यादा डिले हो रहा है यार, Screen. आ गया, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस आर जुड़ा बेटा, और सोर्स ऑफ ईएमएफ जो था वो क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो आपका ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट इज ई नोट साइन ओमेगा टी, तो उसकी वजह से जो करंट आएगा सर्किट में वो क्या आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें मैं हाईलाइट करा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज तो ये है ई नोट, इसको क्या बोलेंगे, ई नोट को क्या बोलेंगे, Absolute मैक्सिमम point. वैल्यू परमेबिलिटी ईएमएफ। अरे नहीं, एप्स ईएमएफ है यार, ये परमिएबिलिटी कहाँ गया तुम तो पिछले चैप्टर्स में खोए हुए हो, रुक जाओ। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी में ई नोट क्या है, हाँ सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। यार रुको मैं कुछ करता हूँ, मैं एक सेकंड का टाइम दो बस, है ना, ऐसे दिक्कत ही आ रही है। So slow, yes. ठीक है, अब देखते हैं यार क्या रहता है, राइट। चलो तो यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें जो ई नोट है बेटा वो आपका है ईएमएफ एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो एसी करंट सोर्स का आपको एक क्वालिटी बताया, उसमें हर समय क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा चेंज होता रहेगा, है ना। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हम हाईलाइट करते हैं, फिर इसका प्लॉट देखेंगे। तो यहाँ पे ई नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और इसी को हम बोलते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे, राइट। और दूसरी चीज है, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, और इसी में जो ये है ई, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का मतलब है कि एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक। थर्ड चीज है इसमें बेटा ओमेगा टी। दिस ओमेगा टी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस फेज। अभी फेज क्या होता है ये बताऊंगा मैं, पर तुम मान लो कि एंगल है ये, है ना। ओमेगा टी क्या होगा बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, सर्कुलर मोशन याद करो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, डी थीटा बाई डी टी, है ना। एंगुलर थीटा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डी थीटा बाई डी टी होता है ना एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो आपको क्या करना है, आप ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। तो ये थीटा क्या है, ये एंगल है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा टी जो है इधर, ये भी क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज, कि एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या एंगल है, राइट। तो अभी फेज के बारे में बाद में बात करेंगे, अच्छे से आएगा ये। लेकिन अभी तुम समझो कि ओमेगा टी को वैसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फेज। सिमिलरली अगर करंट के बारे में बात करूं तो अब मुझे बताओ करंट में क्या होगा बच्चों, करंट में ओमेगा टी क्या कहलाएगा, ये भी इंस्टेंटेनियस फेज ही कहलाएगा, है ना। इंस्टेंटेनियस फेज। आई नोट क्या होगा, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, Amplitude of current. यस सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो इसी को क्या बोलेंगे, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, है ना। और आई क्या है, इंस्टेंटेनियस Instantaneous current. Instantaneous. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट। तो ये आपको समझ आया। अब देखो मुझे बताओ कि जब एसी सोर्स जोड़ा गया किसी रजिस्टिव सर्किट में, तो क्या करंट की वैल्यू भी वेरिंग मिली मुझे, क्या करंट की वैल्यू भी बदलती जा रही है समय के साथ साथ, या कांस्टेंट है, बदल रही है ना। तो इसी का ये जो करंट आपको मिला यही आपका अल्टरनेटिंग करंट है। और इसका रीजन क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू द सर्किट। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स अभी आपको क्या बताया था, जनरेटर, है ना। तो वहां से वो आपने बैटरी की जगह इस सर्किट में क्या जोड़ दिया, एसी जनरेटर। तो उसकी वजह से हर समय पे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बदलता जा रहा है, और ड्यू टू दैट करंट भी बदलता जा रहा है। वॉइस में इशू आ रहा है बच्चे, सर नहीं सर। No, sir. तो इतना समझ आया तुम्हें कि रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज और बताता हूं तुम्हें, जो आई है क्या, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, यस V सर। V is equals to IR. आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी अगर हमें वैल्यू निकालनी ना करंट की, तो वो क्या आया बेटा, वो आया ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ बाय आर, ठीक है। तो यहाँ भी ये आएगा ईएमएफ बाय आर ही आएगा आई। और इसीलिए जब आप ईएमएफ ई नोट साइन ओमेगा टी था, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसी को आपने आर से डिवाइड किया, तो आपका जो वैल्यू आई वो आ गई भाई आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है यानी आई नोट है, वो क्या आ गया बच्चों, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू द सर्किट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता चला कि भाई अगर रेजिस्टिव सर्किट में एसी सोर्स ऑफ एनर्जी लगेगा तो क्या होगा। इतनी बात समझ आई तुम्हें, यस सर। Yes, sir. हाँ। तो कोई परेशान ना हो, है ना। अभी तक देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में V इक्वल टू आई आर ये सब हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही यूज करना है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे ईएमएफ या वोल्टेज कांस्टेंट रहता था, इसलिए करंट भी कांस्टेंट मिलता था, एक गिवन डायरेक्शन होता था। लेकिन अल्टरनेटिव में क्या है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल आल्सो चेंज। बाकी सारे के सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे जैसा हमने डीसी में अब तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और खास बात बता दूं, अगर तुम्हारा मन घबराए एसी पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत मन घबराए, तो उसको रोक लो, क्योंकि दिस इज द लास्ट चैप्टर। इसके बाद है ना ये अपना ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म सारा ख़त्म,
उसके बाद अपना बिल्कुल अलग चैप्टर स्टार्ट होंगे। तो केवल ये दिस इज द लास्ट टॉपिक जहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझने में चीज़ों को। जैसा मैग्नेटिज्म आया होगा आपके सामने, तो मैग्नेटिज्म में थोड़ा दिमाग लगाना कि मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे हो जाएगा, तो घबराना मत। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो चलते जाओ। बहुत बार ये सर्किट आएगा, रेजिस्टिव सर्किट भी आएगा, कैपेसिटिव भी आएगा, इंडक्टिव भी आएगा, इनका कॉम्बिनेशन भी आएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आती जाएंगी आपको, राइट। बस अभी के लिए तुम्हें अगर इतना समझ आया कि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी होगा, बिकॉज ये एक जनरेटर से बन रहा है, वो रोटेट कर रहा है, उसकी EMF की वैल्यू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एज वेल एज थीटा पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए आपको ई नोट साइन ओमेगा टी मिल गया। क्योंकि EMF ज़्यादा था इसलिए करंट भी आपको, EMF जो वेरिंग था इसलिए करंट भी आपको वेरिंग मिलेगा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा। इतनी बात आपको समझ आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई AC करंट को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो जो वोल्टेज मैंने लगाया बेटा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, EMF का फॉर्मूला क्या था अभी, E इज इक्वल टू बोलो ई नोट ई नॉट साइन ओमेगा Sin टी। omega t. Sin omega. और वोल्टेज सेम चीज होती है, राइट। तो अगर मैं उसको वोल्टेज बोल दूं, EMF और वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी के लिए उसको भूल जाते हैं, बस हम बोलते हैं कि चलो हम वोल्टेज की बात कर ले, तो V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वोल्टेज है। तो आपको पता है कि वोल्टेज या EMF जो है उसका वैल्यू हर समय वेरी करेगा, और किस पे डिपेंड कर रहा है ये इनपुट, किस पे, ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं प्लॉट कर रहा हूँ देखो वोल्टेज को और ओमेगा टी के साथ। ओमेगा टी क्या है, फेज, फेज के साथ वोल्टेज को प्लॉट कर रहा हूँ। तो आपको प्लॉट दिखाई दिया क्या, ये साइनोसॉइडल प्लॉट है, साइन फंक्शन जैसा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. साइन फंक्शन जैसा प्लॉट है। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ वोल्टेज। अब तुम्हें दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे थीटा 0 से पाई गया या 0 से पाई बाई 2 गया, देखो 0 से पाई बाई 2 जब थीटा हुआ तो क्या हुआ, वोल्टेज जो थी वो 0 से बढ़कर कहाँ पे चली गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को V नोट बोलते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो जैसे ही एंगल बढ़ा 0 से थीटा, 0 से पाई बाई 2, तो वोल्टेज कहाँ से कहाँ बढ़ गई, 0 से बढ़कर मैक्सिमम वोल्टेज, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। फिर क्या हुआ, फिर थीटा पाई बाई 2 से बढ़कर पाई हुआ, तो वोल्टेज मैक्सिमम से घटकर कहाँ पे आ गई, 0 पे आ गई। फिर एंगल 180 डिग्री यानी पाई से बढ़कर 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री हुआ, 3 पाई बाई 2 इतना हुआ। तो वोल्टेज 0 से घटी और माइनस V नोट तक चली गई, यानी अब डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज चेंज हो गया, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल जाएगा। तो अब ये माइनस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई। फिर आगे बढ़े, फिर एंगल हुआ 2 पाई, तो 2 पाई पे कितना हो गया, फिर ये नेगेटिव में मैक्सिमम से फिर से 0 पे आ गई। तो अब यहाँ पे देखो कि इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। कितने पे होता है एक रोटेशन कंप्लीट बच्चे, 360 डिग्री पे, यानी कि 2 पाई एंगल पे, 2 पाई एंगल पे एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो एक रोटेशन में इसने कितने बार साइन चेंज किया है बच्चे, ये बताओ, हाउ मेनी टाइम्स द साइन ऑफ द वोल्टेज हैज चेंज्ड। 1 time. 2 times. 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स हुआ है, 2 times. 2 टाइम्स हुआ है, एक बार 2 टाइम्स हुआ। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो एक रोटेशन में 2 बार बदलेगा, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो एक रोटेशन में 2 बार डायरेक्शन बदलेगा। और अगर आप जनरेटर को भी देखोगे तो जनरेटर का एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, उसमें भी यही हुआ था ना कि फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो 2 बार चेंज हो रहा था, इसलिए यहाँ भी 2 बार बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ आपको ये ग्राफ समझ आएगा भाई साइनोसॉइडल वेरिएशन है, और डायरेक्शन भी बदलेगा वोल्टेज का, और उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता जाएगा। हर थीटा पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड करेगा ओमेगा टी की वैल्यू पे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई। अगर मैं इसी को करंट के साथ प्लॉट करूं, करंट के साथ, तो यार करंट के साथ प्लॉट करते हैं इसको। अभी आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या था, I naught sin omega t. I नोट E अपॉन ओमेगा टी, ठीक है। और I नोट की वैल्यू क्या थी, V नोट बाय R, है ना। तो अगर मान लो रेजिस्टेंस इन द सर्किट 1 होगा, अगर रेजिस्टेंस इन द सर्किट 1 हो गया तो फिर I नोट और V नोट बराबर हो जाएंगे। जैसे क्या था, I नोट इज इक्वल टू V नोट बाय R, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो जाए
तो आई नोट और वी नोट बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में प्लॉट सेम हो जाएगा, करंट का प्लॉट भी यही हो जाएगा एज इट इज, वेरी करेगा साइनोसॉइडली और सेम हो गया। और अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा ना, मैक्सिमम करंट विल बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर बोलने की एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। अगर आर की वैल्यू में बोल दूं कि 2 है, आर की वैल्यू 2 है, तो आई नोट क्या हो जाएगा, वी नोट बाय 2। सुन पा रहे हो बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में जोड़ा है इसकी वैल्यू 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट की वैल्यू वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से हाफ हो जाएगी कि नहीं हो Yes, जाएगी? sir. तो फिर प्लॉट अगर उसको करने लगूंगा, अगर मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो क्या होगा बेटा, ग्राफ पे प्लॉट करते टाइम कैसे दिखेगा आपको, ये हाफ हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड, तो इधर कहीं आएगा करंट का और नेगेटिव में भी इधर कहीं आएगा, और वेरिएशन साइनोसॉइडली रहेगा, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, यहाँ से आ गया फिर इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया जैसे गया। तो अब दिखा तुम्हें कि करंट भी जो रेड कलर का प्लॉट है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, बट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज आ गई, तो यहाँ आई नोट है ये। कुछ समझ आया तुम्हें कि प्लॉट कैसे हो रहा है ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और अगर रेजिस्टेंस 1 से कम हो तो करंट क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस 1 से कम होता तो करंट वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हो जाता, तो उस केस में प्लॉट कैसा बनता, Yes, sir. उस केस में ऐसा बन जाता कि भाई इससे भी ऊपर वैल्यू जा रही है मैक्सिमम, तो ऐसे हो जाता। है ना? तो ये आपको साइनोसॉइडल वेरिएशन दिखाई देगा करंट का, वोल्टेज का और ये सब। तो ये किस केस में हो रहा है, दिस इज इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब मुझे बताओ कि वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज हैं क्या वो एक गिवन वैल्यू ऑफ थीटा पे मैक्सिमम हो रही है कि अलग अलग थीटा पे मैक्सिमम हो रही है? भाई करंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे, और वोल्टेज की कहाँ है, यहाँ पे। तो इसमें थीटा की वैल्यू सेम है दोनों के लिए कि अलग अलग है? The same. कितने एंगल पे मैक्सिमम हुई है, π/2 पे। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम भी एक ही साथ हो रही है, 3π/2। Yes, sir. Yes. क्या बोलेंगे इनमें कोई फेज का डिफरेंस है कि सेम फेज में चल रही है? सेम फेज में चलिए सर। Same phase में चलिए सर। कि सेम थीटा पे चल रही है, कि भाई उसी वैल्यू पे दोनों मैक्सिमम हो रही है, उसी एक ही गिवन वैल्यू पे दोनों मिनिमम हो रही है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और वो मुझे इक्वेशन से भी समझ आ रहा है कि भाई वोल्टेज वेरी कर रही है साइन ओमेगा टी के हिसाब से और करंट भी वेरी कर रहा है साइन ओमेगा टी के हिसाब से, तो दोनों में सेम ही फेज में चल रहे हैं, राइट। अब ओमेगा टी जो है फेज है, अभी इसके बारे में भी फिर बात करेंगे कि अलग अलग कब होगा, फेज डिफरेंट अलग अलग क्यों होगा। एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, लेकिन इसको इक्वेशन को ना प्योरली रजिस्टिव की मत समझना, मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर वोल्टेज होता V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चे, ये हो गया V नोट। और करंट होता मान लो उसी सर्किट में, करंट, अभी सर्किट कौन सा मुझे नहीं पता, बट मैं वोल्टेज का इक्वेशन लिख रहा हूँ और मुझे जो करंट का इक्वेशन मिला वो ये मिला, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों एक ही साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं? अलग अलग चल रहे सर। अलग अलग चल रहे हैं। तो वोल्टेज चल रहा है ओमेगा टी पे और करंट कितने पे चल रहा है, ओमेगा टी माइनस π/2 पे। ठीक है, ओमेगा टी माइनस π/2 पे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ओमेगा टी क्या है बच्चे, फेज डिफरेंस। इंस्टेंटेनियस फेज। ठीक है, नीचे वाले में भी इंस्टेंटेनियस फेज है, लेकिन इसमें क्या है कि एक इनिशियल वैल्यू ऑफ फेज भी है जो शुरुआत में होगा ना, जब आपका t 0 होगा। अगर t 0 भी कर दोगे तो क्या करंट के अंदर π/2 तो रहेगा ही ना, t की वैल्यू 0 भी हो गई 0 टाइम पे, तब भी करंट π/2 वाला वेरिएशन शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब t इक्वल्स टू 0 पे कितना फेज है, यहाँ पे ओमेगा टी में t 0 रख दो तो भी तो माइनस π/2 मिल रहा है आपको, है ना। तो दैट इज इनिशियल फेज। तो ऐसे आपको दिखेगा कि जब वोल्टेज और करंट अलग अलग फेज में चलेंगे
तब एक ऐसा होगा ओमेगा टी, एक माइनस π/2, या π/2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, राइट। ये आपका रजिस्टिव सर्किट के लिए नहीं है, किसी और सर्किट के लिए होगा। आई डोंट नो फॉर द टाइमिंग, मुझे नहीं पता कौन से सर्किट के लिए, बट जब भी वेरिएशन मिलेगा तो इस तरीके का आपको वेरिएशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अब अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आपको समझ आया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसे बदलता रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दैट मींस इट इज अ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, एसी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं कुछ है ना एग्जांपल्स और ड्रॉ करके आपको पूछता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो उसमें क्या होना चाहिए। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या था कि ओनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड चेंज, ठीक है। तो एक देखो, एक ये प्लॉट बना रहा हूं मैं, तो मुझे ये बताना है क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे आई और ये ओमेगा टी, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? Yes, sir. Yes, sir. No, No, sir. नो सर। no, sir. तो बच्चे यस बोल रहे हैं वो हैंड रेज करो। जो बच्चे यस बोल रहे हो हैंड रेज करो, नो बोल रहे हो हैंड रेज करो। क्यों क्यों ऐसा क्यों है बेटा, नो क्यों बोल रहे हो, बताओ व्हाई। क्या इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है? No, sir. नो सर। No, sir. देखो यार, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड 0 से बढ़ के मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर 0, फिर 0 से फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से फिर 0, फिर ऐसे चल रहा है, राइट। लेकिन सर डायरेक्शन लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में दोनों चीज चेंज होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसलिए है ही ऑल्टरनेटिव। अल्टरनेटिंग, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो आपका, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होना बहुत जरूरी है ना। तो आप दीपा ने बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे, जनरली होंगे, बट अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है करंट का टाइम के साथ तो क्या बोलेंगे, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोल देंगे, ठीक है। अब तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि जिसमें दीप्ति सुनो, एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल वही ले लेते हैं। ये 1 था, ये आपको करंट की वैल्यू दे दी 1 एम्पियर, राइट। यहाँ थीटा है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, -1 हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फिर से 1 हो गया, +1 हो गया। फिर -1 हो गया। अब मुझे बताओ क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नो सर। मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, और क्या डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा Yes, है, sir. यस सर। एकदम से डायरेक्शन बदल जा रहा है। तो क्या ये एसी है कि नहीं है? है सर। सर है। तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है। तो आपको ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है या आपको ऐसे डायरेक्टली ये कनेक्टेड भी मिल सकता है कि भाई एकदम से वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा आपको मिलेगा, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी। एक और ड्रॉ करते हैं, फिर बताना। ये है, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? Yes, sir. यस सर। ऐसा क्यों बोला आपने बच्चे? क्योंकि इसमें डायरेक्शन बदल, डायरेक्शन चेंज हो रही है सब एक साथ, ठीक है। ओके, एक और ड्रॉ करते हैं, वो बताना। वैसे तुम अगर इतना बता पाए तो ये तो सही बता दोगे, मुझे पता है। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? नो No, सर। sir. नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब तुम रेडी हो पहला सवाल करने के लिए, तुम बेसिक समझ आ गया है कि भाई क्या चल रहा है। अब ये कराएंगे बाद में, पहले ये क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाई द करंट एज अल्टरनेटिंग और नॉन? सर जो सेकंड वाला है वो अल्टरनेटिंग है, फर्स्ट और थर्ड। सर ऑप्शन सर बी। फर्स्ट और थर्ड नहीं है, ऑप्शन बी है, सेकंड है। सर ऑप्शन बी मींस तो एसी। ये हमने कर ही लिए ना, ये एग्जांपल्स मैंने कर लिए। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं है?
सर क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। करंट चेंज नहीं हो रहा, खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, ये अल्टरनेटिंग करंट है बिकॉज इसमें डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? जीरो पे, यहाँ पे, इधर ये Yes, एंगल्स sir. पे चेंज। ठीक है, ओके। और थर्ड वन, सर इसमें भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है सर। इसमें खाली मैग्नीट्यूड बदल रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ यार तुम, कि क्या मैं इस नॉन एसी को डायरेक्ट करंट बोल सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नहीं बोल सकता। नो डायरेक्ट करंट का खासियत क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मैग्नीट्यूड भी तो बदल रहा है यार, मैग्नीट्यूड बदलते हुए को आप प्योर डीसी नहीं बोल सकते, है ना। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो उसको प्योरली डीसी आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये कुछ इन बिटवीन है। इसलिए देखो क्वेश्चन में भी लिखा है कि नॉन एसी, नॉन अल्टरनेटिंग, तो हमने भी नॉन अल्टरनेटिंग लिखा है, नहीं तो हम डीसी लिख देते। लेकिन डीसी भी तो नहीं है वो क्या है? इन बिटवीन है, समथिंग कॉम्बिनेशन सा। ठीक है, कैसे है कॉम्बिनेशन? कैसे देखो, ड्रॉ करके बता देते हैं। ना तो ये डीसी है ना ये एसी है, बीचों बीच लाइन खींच दी मैंने। ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसकी हाइट है मान लो 5 वोल्ट्स, नहीं 5 एम्पियर मान लो करंट है ना, और 5 एम्पियर का डीसी है और उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, ये देखो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक 5 वोल्ट की 5 एम्पियर का करंट सोर्स है जो डायरेक्ट डीसी सोर्स है, और उसके साथ मान लो 0.5 एम्पियर का एसी सोर्स जोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है? वो करंट को फ्लक्चुएट करा रहा है किसके बीच में बेटा? 5.5 एंड 4.5 के बीच में। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ? Yes, sir. सर इसे बता दो सर ये क्या बोल रहे हो बच्चे? Repeat कर दो. repeat कर दो सर ये। क्या कर दूं? रिपीट कर सर दो रिपीट सर। कर दो। तो कर दूंगा, वो तो मैं करूंगा ही। मुझे पता है ना कितने बच्चों को समझ आया, तुम भले कितना ही यस बोलो मुझे पता चल जाता है भाई तुम्हारी तुम जो झूठे यहाँ भरते हो ना, मुझे पता चल जाता है। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ भी करूंगा कि सर्किट कैसा बनेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? 5 एम्पियर का जो करंट आ रहा है वो आ रहा है किसी बैटरी से। ठीक है, और बाकी क्या हो रहा है? एक एसी सोर्स ऑफ एनर्जी और जुड़ा है। देखो इसका सर्किट ड्रॉ करें ना तो कैसा ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ कर देते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे मान लेते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके साथ बच्चे क्या जोड़े? इसके साथ हम जोड़ते हैं वायर जोड़ी, और हमने जोड़ दी एक बैटरी। ठीक, और बैटरी के बाद एक और भी जोड़ दिया हमने, एक एसी सोर्स भी जोड़ दिया। ठीक है, और ये कर दिए कनेक्ट, हो गए। अब देखो मान लो भाई, क्या मान ले, ये बैटरी है 20 वोल्ट्स की, और ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट है, ये इसका भी कुछ वैल्यू है। अब देखो ये बैटरी क्या कराएगी? ये बैटरी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फ्लो कराएगी। बैटरी की टेंडेंसी यही है ना, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ो, हम करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया डीसी करंट आई, ठीक, जो कि बैटरी फ्लो करा रही है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट है एसी। ये क्या करेगा भाई? ये कभी ट्राई करेगा कि करंट फ्लो करे लेफ्ट में, कभी ट्राई करेगा करंट फ्लो करे राइट में, है ना। लेकिन इसका जो ईएमएफ है वो ऐसा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी जो इसको बोल देते हैं आई एसी, इसकी वैल्यू 0.5 एम्पियर। ठीक है, और ये जो आपका डीसी करंट है इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। ठीक, तो अब क्या होगा बच्चे? जब ये एसी करंट इसको असिस्ट करेगा, किसको? डीसी करंट को, तो ये 0.5 क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। और जब ये इसको अपोज करेगा तो 0.5 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सर्किट में इस टोटल करंट की वैल्यू क्या आएगी? आई प्लस माइनस आई ए सी, है ना। तो कभी ऐड होगा कभी सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसी सोर्स। तो ये हो जाएगा ना। फिर ये मान लो 5 एम्पियर तो डीसी की वजह से आ रहा था, जो डीसी बैटरी जुड़ी हुई है, और ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है 0.5 का, कभी ऐड हो रहा है कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज ड्यू टू एसी सोर्स। तो जो हमने प्लॉट बनाया ये वाला, ये क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। हम इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि भाई ये डीसी करंट है। अब तुम्हें समझ आया ना क्यों नहीं बोल रहे इसको नॉन एसी क्यों बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। ये दो सोर्स जुड़े हुए हैं, एक एसी भी और एक डीसी भी, ऐसा सर्किट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा समझोगे तो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा।
तो अब तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो अल्टरनेटिंग करंट नॉन अल्टरनेटिंग में, और जब हमारा क्या जुड़ा रहेगा, जब एक रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा सर्किट में, तो तुम उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। इतना कर पाओगे? Yes, sir. क्या तुम ये इक्वेशंस जान पाए, ये वाली जो रखी थी, I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये प्लॉट भी समझ आया तुम्हें कि भाई एक साथ मैक्सिमम? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें ना प्योर यस सर। आ गया। अब इसके बाद कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कि ये पावर का जो इक्वेशन है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, वो डिराइव करेंगे। हाँ वरुण। सर ई नोट वाला समझा देना दोबारा।